एक सीधा सादा किसान, एक बेवकूफ समझी जाने वाली बीवी और एक ऐसा राज जो सब कुछ तबाह कर सकता था। वो शौहर जो अपने ही सगे भाई की चाल में फंस गया, और वो बीवी जिसे लोग ताना देते थे, मगर उसी ने अल्लाह पर यकीन करके पूरे घर को बर्बाद होने से बचा लिया। क्या सादगी और सब्र वाकई साजिशों को हरा सकते हैं? क्या मोहब्बत वाकई अल्लाह के कदमों तक पहुंचा सकती है? जानिए एक ऐसे किस्से को जो दिल को तोड़ता भी है और ईमान को मजबूत भी करता है। किसान और बेवकूफ बीवी का किस्सा। एक वाकया जो आपको आखिर तक रोने पर मजबूर कर देगा। धूप अपनी तेजी पर थी। सूरज की तपिश ने जमीन को तपता तवा बना रखा था, लेकिन उस तपती हुई दोपहर में भी एक शख्स अपने खेतों में हल चला रहा था। पसीने से तरबतर, एक झुर्रियों से भरा चेहरा, मगर आंखों में सुकून और यकीन की चमक। ये था गुलाम हसन, एक गरीब मगर खुददार किसान। गुलाम हसन का ताल्लुक एक छोटे से गांव मुरादपुर से था। गांव के कोने में एक मिट्टी का छोटा सा मकान, जिसके बाहर टूटी हुई चारपाई और अंदर एक साफ सुथरा छोटा सा कमरा था। वहीं उसकी जिंदगी की हमसफर शकीला बीबी अंद रहती थी, एक सीधी सादी औरत जिनकी मासूमियत अक्सर बेवकूफी समझी जाती थी। शकीला का अंदाज ए जिंदगी इतना सादा था कि गांव की औरताइन अक्सर मजाक उड़ाया करती थीं। कोई कहता, अरे शकीला, तुम तो दुनिया की सबसे भोली औरत हो। तो कोई कहता, तुम्हारे जैसी बेवकूफ बीवी तो शायद खुदा भी न बनाए। मगर शकीला सिर्फ मुस्कुरा देती। वो समझती थीं कि दुनिया जो चाहे कहे, उनका काम तो अपने शौहर का साथ देना है, हर हाल में। गुलाम हसन की जिंदगी का मकसद था हलाल रोजी कमाना और अपने रब की रजा हासिल करना। हर सुबह फज्र की नमाज के बाद खेतों की तरफ निकल जाना, दिन भर काम करना और फिर घर लौटकर शकीला के हाथ का सादा खाना खाना, यही उनकी पूरी दुनिया थी। फसल तैयार थी, गेहूं की बालियां सुनहरी होकर झूम रही थीं। गुलाम हसन की आंखों में उम्मीद की चमक थी। पूरे साल की मेहनत का यह फल था। लेकिन अचानक मौसम ने करवट बदली। आंधी आई, ओले गिरे और देखते ही देखते सारी फसल तबाह हो गई। गांव के दूसरे किसानों ने किसी तरह इंश्योरेंस से या सूदखोर महाजन से उधार लेकर खुद को संभाल लिया, मगर गुलाम हसन ने कभी सूद नहीं लिया था। वो जानता था कि रिबा, सूद, अल्लाह के गजब को दावत देना है। अब घर में राशन भी ना था और खेत खाली, मगर इस घड़ी में भी शकीला का दिल नहीं टूटा। उन्होंने कहा, हसन मियां, मायूस क्यों होते हैं? रब ने एक दर बंद किया है, दूसरा खोलेगा। आप ऐसा करें, घर के पिछवाड़े जो जमीन बेकार पड़ी है उसमें कुछ उगाइए। गुलाम हसन ने हैरानी से पूछा, वो जमीन? अरे वहां तो कांटे हैं, वो तो पत्थरों से भरी हुई जमीन है, वहां क्या उगेगा शकीला? शकीला मुस्कुराई। कभी कभी जो जमीन बंजर लगती है उसी में रब बरकत रख देता है। बस आप नियत साफ रखिए, मेहनत कीजिए। गुलाम हसन को यह मशवरा बेवकूफी भरा लगा, मगर उसने बीवी की बात को टालना मुनासिब न समझा। आखिर वो अपनी बीवी को खुश देखना चाहता था। अगले दिन से गुलाम हसन उस बंजर जमीन को साफ करने में लग गया। कांटे हटाए, पत्थर निकाले और मिट्टी को पलटा। गांव वालों ने देखा तो हंसी उड़ाई। देखो देखो, गुलाम हसन पगला गया है, बंजर जमीन में खेती करेगा। अरे भाई, उस जमीन में तो जिन्न रहते हैं। मगर गुलाम हसन खामोश रहा। कुछ हफ्ते में जमीन तैयार हो गई। उसने वहां बाजरा बोया और फिर हर दिन पानी देता रहा। उसी दौरान एक और मोड़ आया। घर में सिर्फ 2 किलो आटा बचा था। गुलाम हसन ने सोचा कि वो थोड़ी मजदूरी कर ले, मगर शकीला ने कहा, आप मजदूरी मत कीजिए, इसी खेत पर तवज्जो दीजिए। अल्लाह ने चाहा तो हम भूखे नहीं मरेंगे। मगर अगले दिन की सुबह कुछ अलग थी। शकीला ने गुलाम हसन को उठाया और कहा, आज मैंने ख्वाब में देखा कि एक नूरानी शख्स हमारे खेत की तरफ इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो लोग मजाक उड़ाते हैं वो कल तमाशा बनेंगे। गुलाम हसन ने यह सुनकर सुकून महसूस किया, लेकिन फिर भी थोड़ा शक बाकी था। मगर उसने तय कर लिया कि अब पीछे नहीं हटेगा। हफ्ते बीतते गए, बाजरा उगने लगा, मगर साथ ही साथ गांव में कुछ अजीब वाकयात पेश आने लगे। गांव के एक रईस का बेटा अचानक बीमार पड़ गया और इलाज से ठीक न हुआ। फिर एक दिन वो गुलाम हसन के खेत के पास आया और बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो बोला, मैंने ख्वाब में देखा कि एक नूरानी शख्स मुझे कह रहे हैं, इस किसान से माफी मांगो, इसके खेत में बरकत है, तुमने इसका दिल दुखाया है। अब तो गांव वाले हैरान रह गए, और सबसे ज्यादा हैरान खुद गुलाम हसन और शकीला थे। क्या वाकई उनके खेत में कोई करिश्मा छुपा था, या ये सब शकीला की मासूम दुआओं का असर था, या फिर कोई राज था जो वक्त के साथ खुलने वाला था। यहीं से शुरू होता है एक ऐसा सफर जो सब्र, यकीन, दर्द
और करिश्मे से भरपूर है। गांव का वो मंजर अब बदल रहा था। कल तक जो लोग गुलाम हसन और उसकी बेवकूफ समझी जाने वाली बीवी शकीला का मजाक उड़ाते थे, अब उनकी तरफ हैरत से देख रहे थे। जिस बंजर जमीन को सबने छोड़ दिया था, वहां बाजरे की बालियां झूम रही थीं और उनके दरमियान एक नूरानी सुकून पसरा हुआ था। लेकिन असल इम्तिहान अब शुरू होना था। गुलाम हसन खेत के एक कोने में बैठा हुआ था, सोच रहा था कि क्या वाकई ये सब शकीला की मासूमियत का करिश्मा है या फिर उस ख्वाब का असर जो उसने बताया था। उधर शकीला बीबी रोटी बेल रही थीं, मगर उनकी आंखों में एक तस्लीम और तवक्कुल का अजीब सा नूर था। वो जानती थीं कि अल्लाह अपने नेक बंदों की मेहनत कभी जाया नहीं करता। अगली सुबह जब गुलाम हसन खेत पर पहुंचा तो देखा कि बाजरे की बालियों पर कुछ चमकती हुई रोशनी सी है, जैसे कोई नूर उनकी निगाहबानी कर रहा हो। उसने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, जो कुछ है तेरी रहमत है। हमें गुमान भी नहीं था कि तू ऐसे रास्ते खोलेगा। मगर इसी लम्हे गांव का पटवारी अपने 2 आदमियों के साथ खेत पर आया। उसने दस्तावेज दिखाते हुए कहा, गुलाम हसन, ये जमीन तो गांव की पंचायती जमीन थी। अब ये केस अदालत में जाएगा। तुमने इस पर नाजायज कब्जा किया है। गुलाम हसन सन्न रह गया। शकीला से कह चुका था कि इस जमीन पर कोई हक नहीं, मगर शकीला ने उस वक्त कहा था, जमीन का मालिक कौन है ये ऊपर वाला तय करता है। हम मेहनत करेंगे, नीयत साफ रखेंगे, बाकी अल्लाह मालिक। अब वही जमीन जिन्नात की नहीं बल्कि सरकारी बता दी गई। मगर साथ ही गांव में बातें शुरू हो गईं। वो जमीन तो किसी काम की नहीं थी, अब अचानक उसमें क्या है? क्या गुलाम हसन ने कोई जादू किया है? शकीला बीबी की तो बातें ही अजीब हैं। वो ख्वाब भी देखती हैं और खेत में बरकत भी आ गई। गांव के रईस मिर्जा सलीम ने पंचायत बुलवाई। उसने सबके सामने ऐलान किया, हम पंचायती जमीन को नीलाम करेंगे और जो सबसे ज्यादा बोलेगा उसे ये जमीन दी जाएगी। अब ये गरीब गुलाम हसन क्या करता? उसके पास तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल थी। मगर उस रात शकीला बीबी ने फिर एक बात कही जो बेवकूफी लगी, आप कल बोली में हिस्सा लीजिए। हमारे पास कुछ नहीं, मगर रब के पास सब कुछ है। वो चाहे तो नामुमकिन को मुमकिन कर दे। गुलाम हसन मुस्कुराया, शकीला, तुम वाकई दुनिया की सबसे अजीब बीवी हो, मगर आज जो कुछ मिला है वो भी तुम्हारी मासूम दुआओं की वजह से है। मैं कल बोली में हिस्सा लूंगा, मगर खाली हाथ। अगली सुबह पंचायत में लोग जमा थे। रईस मिर्जा ने कहा, इस जमीन की बोली 500 रुपये से शुरू होती है। लोगों ने बोली लगानी शुरू की, 500, 1000, 2000। एक अमीर साहूकार ने कहा, मैं 5000 देता हूं। अब सबकी नजर गुलाम हसन पर थी। वो खड़ा हुआ, जेब से एक पुराना कुरान शरीफ निकाला और कहा, मेरे पास पैसे नहीं, मगर यह है अल्लाह का कलाम जिसने इस बंजर जमीन में बरकत डाली। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, अगर पंचायत ये समझे कि मैं इस जमीन का हकदार हूं तो दे दें, वरना मैं इसे छोड़ दूंगा। एक सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद गांव के बुजुर्ग मौलवी साहब उठे और बोले, मैं गवाही देता हूं कि इस जमीन में जो बरकत आई है वो गुलाम हसन और उसकी बीवी की नेक नियति की वजह से है। हम पंचों को चाहिए कि इसे उसी को दिया जाए जिसने उसे आबाद किया। बोली रद्द कर दी गई। जमीन गुलाम हसन के नाम कर दी गई। मिर्जा सलीम बगलें झांकने लगा, मगर कर नहीं सका। मगर इम्तिहान यहीं खत्म नहीं हुआ। एक रात जब गुलाम हसन खेत से लौट रहा था, किसी ने पीछे से वार किया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह उसे खेत के बीच पड़ा पाया गया। उसका कुरान शरीफ और टोपी गायब थे। ये किसने किया और क्यों? शकीला बीबी ने उसे होश में आने पर सिर्फ इतना कहा, जो लोग जुल्म करते हैं उनका हिसाब अल्लाह लेता है, आप हिम्मत मत हारिए। गांव में अफवाह उड़ गई कि शकीला बीबी को जादू आता है। कोई कहता वो जिन्नात से बात करती है, कोई कहता कि उनकी वजह से ही गुलाम हसन पर हमला हुआ है। अब गांव वाले 2 हिस्सों में बंट गए थे, एक जो शकीला को नेकी की मिसाल मानते थे और दूसरे जो उसे मुसीबत की जड़। मगर उस रात शकीला बीबी ने फिर ख्वाब देखा। वही नूरानी शख्स फिर आए और कहा, जल्द ही सच्चाई खुल जाएगी, मगर इससे पहले तूफान आएगा। क्या वो तूफान करीब था? क्या वाकई गुलाम हसन के दुश्मन उसी के करीब थे? और क्या शकीला बीबी की मासूमियत में कोई राज छुपा था? रात का सन्नाटा हर तरफ पसरा हुआ था। चांदनी जमीन पर एक रूहानी चादर की तरह बिछी हुई थी। गुलाम हसन अपने टूटी फूटी चारपाई पर लेटा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे, मगर आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वो अल्लाह से कुछ कह रहा था, कुछ पूछ रहा था और शायद कुछ शिकायत भी कर रहा था। या अल्लाह, मेरी बीवी की बात पर अमल करके मैंने जो किया वो बेवकूफी थी या इम्तिहान?
मुझे तो समझ नहीं आता कि मैंने सही किया या नहीं। शकीला, जो कमरे में लेटी थी, दरवाजे के पीछे से सब सुन रही थी। उसके दिल में एक टीस सी उठी। वो जानती थी कि जो कुछ हुआ उसमें उसकी बेवकूफी का हाथ जरूर था, लेकिन नीयत बिल्कुल साफ थी। वो चुपचाप उठी, गिलास में पानी डाला और गुलाम हसन के पास आकर कहा, पानी पी लो जी, हलक सूख गया होगा इतनी बातें करते हुए अपने रब से। गुलाम हसन मुस्कुराया, गिलास लिया और बोला, शकीला, तू सच्ची है। तेरी बातें बेवकूफी लगती हैं, लेकिन दिल को सुकून देती हैं। मैं नाराज नहीं हूं, बस उलझा हुआ हूं। शकीला ने सर झुका लिया और फिर अचानक बोल पड़ी, मैं कुछ कहना चाहती हूं, मगर डरती हूं कि आप फिर कहेंगे बेवकूफन हूं। गुलाम हसन ने उसका हाथ थामा और बोला, बोल, तेरा हक है। शकीला ने हिचकिचाते हुए कहा, कल जो बड़ा मेला लग रहा है ना दरगाह वाले इलाके में, वहां एक बुजुर्ग आते हैं। लोग कहते हैं वो किसी के दिल का हाल पढ़ लेते हैं। आप चलिए वहां, शायद कोई राह निकल आए। गुलाम हसन ने आंखें बंद की और सोचा, फिर धीरे से कहा, ठीक है, चलेंगे, मगर ये आखिरी बार है कि मैं तेरी किसी ऐसी बात पर यकीन कर रहा हूं। गुलाम हसन और शकीला बीबी ने अपने पुराने बैलगाड़ी को तैयार किया और मेला की तरफ रवाना हुए। रास्ता कच्चा था, मगर दोनों के चेहरों पर अजीब सी उम्मीद थी। जब वो मेले पहुंचे, वहां रौनक थी, मगर दिलों में सुकून नहीं। हर शख्स अपनी कोई तकलीफ लिए फिर रहा था। शकीला ने इधर उधर देखा और एक बुजुर्ग को पहचाना, लंबी दाढ़ी, सफेद कपड़े और चेहरे पर नूर। वो बुजुर्ग एक दरख्त के नीचे बैठे थे और लोग बारी बारी से अपने मसले बयान कर रहे थे। शकीला ने गुलाम हसन से कहा, वो देखिए वही हैं। गुलाम हसन ने दिल में अल्लाह का नाम लिया और उनके पास जा बैठा। सलाम अलैकुम बाबा जी। वलैकुम सलाम बेटा। गुलाम हसन ने अपने हालात बयान किए। फसलें बर्बाद, कर्ज में डूबे, गांव वाले ताना मारते और बीवी की सलाह पर चलकर नुकसान उठाने वाला सीधा किसान। बुजुर्ग ने गहरी नजर से देखा और कहा, तेरी बीवी बेवकूफ नहीं है बेटा, अल्लाह ने उसके दिल में नूर डाला है, तू उसे समझा नहीं, मगर अब अल्लाह ने चाहे तो तेरी मुश्किल आसान होगी। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक कागज निकाला, उस पर कुछ लिखा था, ये तुझसे कोई कलम नहीं मांग रहा बेटा, बस इस नाम को तू अपने खेत की मिट्टी में दफन कर और सब्र कर। गुलाम हसन ने कागज को चूमा और शुक्रिया कहा। शकीला की आंखों में चमक थी, मगर अभी तक उसे यकीन नहीं हो रहा था कि किसी ने उसकी बात को सीरियस लिया। रास्ते में दोनों चुप थे। गाड़ी हिलती डुलती चल रही थी, मगर दिलों में कुछ चल रहा था। अचानक शकीला बोली, आपको गुस्सा नहीं आया जो मैंने फिर से एक अजीब राय दी? गुलाम हसन मुस्कुराकर बोला, नहीं, अब मैं समझने लगा हूं कि शायद तेरी बेवकूफी नहीं, मेरी समझदारी ही कम है। घर पहुंचकर गुलाम हसन ने कागज को खेत में दफन किया। वो कागज दरअसल एक दुआमात थी, जिस पर लिखा था, या रब, जो तेरे भरोसे पर चला उस पर रहमत फरमा। बारिशें शुरू हो गईं। वो जमीन जो सूख चुकी थी उसमें हरियाली आने लगी। गांव वाले हैरान थे, गुलाम हसन के खेत में कैसे फसलें उगने लगीं। हमने तो समझा था सब बर्बाद हो गया। गुलाम हसन और शकीला बीबी ने फिर से हल उठाया, बीज बोया और मेहनत शुरू की। इसी दौरान गांव का सरपंच उनके घर आया। गुलाम हसन, एक बात पूछूं? जी कहिए। तूने किस तावीज, किस दवा से अपनी जमीन जिंदा कर दी? गुलाम हसन ने सिर्फ इतना कहा, सब्र, दुआ और बीवी की बेवकूफी पर यकीन। सरपंच कुछ समझ न सका, मगर चला गया। शाम को अचानक गुलाम हसन का भाई शरीफ आया। वो बहुत साल पहले शहर चला गया था और अब अचानक लौटा था। भाईजान, मैंने सुना आपका खेत फिर से हरा हो गया। हाँ शरीफ, अल्लाह का करम है। शरीफ कुछ अजीब सा मुस्कुरा रहा था। मुझे भी खेती करनी है, आपसे कुछ सीख लूंगा। शकीला को उसकी आंखों में कुछ अलग नजर आया। गुलाम हसन, जरा संभल कर रहिएगा। गुलाम हसन ने कहा, तू तो फिर बेवकूफी की बात कर रही है, वो मेरा भाई है। शकीला ने कुछ नहीं कहा, मगर उसके दिल में एक शक पैदा हो चुका था। रात को जब सब सो गए, शकीला छुपकर शरीफ के कमरे के पास गई। अंदर से किसी से फोन पर बात हो रही थी। हाँ, मैं आ गया हूं, अब तो खेत पर मेरा भी हक बनता है। अगले हफ्ते गांव के कागजात बनवाऊंगा, फिर सब संभाल लूंगा। उसे तो मैं सीधा सादा बना के रखूंगा। शकीला का दिल धड़कने लगा। या रब, ये क्या हो रहा है? क्या मेरी बेवकूफी फिर गुलाम हसन के काम आएगी? शकीला बीबी की आंखों में रात का सन्नाटा उतर आया था। उसने जो कुछ सुना वो उसके मासूम दिल के लिए किसी तूफान से कम न था। कमरे के पीछे खड़ी, दीवार से चिपकी हुई उसके जिस्म में जैसे जान बाकी न रही हो। शरीफ, भाईजान, ये क्या कह रहे थे?
उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया। धीरे धीरे कदम पीछे हटाए और दबे पांव अपने कमरे में लौट आई। मगर अब नींद कहां। दिल किसी अजीब खौफ में गिरफ्तार था। कंबल ओढ़े बिस्तर पर लेटी, लेकिन आंखों से आंसू बहते रहे। या अल्लाह, एक तरफ मेरे शौहर का यकीन, दूसरी तरफ इनका भाई शरीफ जो अपने मतलब के लिए लौट आया है। मुझे कुछ करना होगा। फज्र की अजान हुई। गुलाम हसन उठ गया और वुजू करके नमाज पढ़ने मस्जिद चला गया। शकीला उस वक्त घर में अकेली थी। अब तक उसकी आंखों से नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वो उठी, अपने रेशमी दुपट्टे से चेहरा पोंछा और खुद से बोली, अब मैं सिर्फ एक बेवकूफ बीवी नहीं, एक समझदार औरत बनूंगी, अल्लाह की मदद से। उसने धीरे से आंगन में झाड़ू दी, फिर चूल्हा जलाया। मगर दिमाग में अब भी वो बातें गूंज रही थीं जो शरीफ ने रात को कही थीं। गुलाम हसन जब मस्जिद से वापस आया तो देखा कि शकीला बहुत चुप है। क्या हुआ शकीला, तबीयत तो ठीक है? जी, बस कुछ थकावट है। गुलाम हसन ने पास आकर उसके सर पर हाथ रखा और कहा, थकावट तो हर किसी को होती है, मगर तू कुछ और परेशान है। बोल, क्या बात है? शकीला ने झूठ नहीं बोला, मगर पूरा सच भी नहीं बताया। कुछ नहीं, बस गांव की औरतों ने कुछ ताने मारे कि मैं अजीब अजीब मशवरे देती हूं, बेवकूफ बीवी हूं। गुलाम हसन ने मुस्कुराकर कहा, तेरी बेवकूफी ने तो मेरी जिंदगी बदल दी। तू अब मेरी बीवी नहीं, मेरी अकल बन चुकी है। शकीला के आंखों से फिर आंसू बहने लगे, मगर इस बार खुशी के। मगर अंदर ही अंदर एक फैसला कर चुकी थी, अब जो करना है अल्लाह की रजा के लिए करना है। उधर शरीफ ने अपनी चालें तेज करनी शुरू कर दी थीं। वो दिन भर खेतों के चक्कर लगाता, गांव के लोगों से मिलता और यहां तक के तहसील के दफ्तर में जाकर जमीन के कागजात की जानकारी भी लेने लगा। एक दिन शाम को जब गुलाम हसन खेत से थका हुआ वापस आया तो शरीफ ने मुस्कुराते हुए कहा, भाईजान, सोच रहा हूं कि आपकी मदद करूं, खेत के कुछ हिस्से को अपने नाम करवा लूं ताकि हम दोनों की जिम्मेदारी बराबर हो जाए। गुलाम हसन ने हैरानी से देखा, क्यों भाई, ये कैसी बात कर रहा है? आप ही कहते हैं ना कि मैं आपका भाई हूं, तो भाई का हिस्सा बनता है। गुलाम हसन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हम दोनों के मां बाप की वसीयत में ये जमीन मेरे नाम थी और तू तो शहर चला गया था जब मैं मिट्टी में गड़ा हुआ था। शरीफ का चेहरा सख्त हो गया। अब वक्त बदल गया है भाईजान, और मैं अब अपना हक लेना चाहता हूं। शकीला, जो अंदर से सब सुन रही थी, उसका दिल कांप गया। अगले दिन शकीला ने गुलाम हसन को एक पुराना संदूक खोलने को कहा। उसमें मां बाप की वसीयत रखी हुई थी। उन्होंने उस वसीयत में साफ साफ लिखा था, ये जमीन हमारे गुलाम हसन को दी जाती है क्योंकि वो ही इसके काबिल है। शरीफा को शहर में कारोबार के लिए जरूरी मदद दी जा चुकी है। गुलाम हसन ने वो खत पढ़कर चुपचाप आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तू कितना बड़ा हाकिम है। अब शकीला को यकीन हो गया था कि शरीफ किसी गलत इरादे से लौटा है। मगर बात यहां खत्म नहीं हुई। शरीफ ने गांव के कुछ बदनीयत लोगों से मिलकर एक साजिश रची। वो गुलाम हसन के खेत में आग लगवाना चाहता था ताकि उसे बदनाम करके जमीन अपने नाम करवा ले। एक रात वो चुपचाप 2 लोगों के साथ खेत की तरफ गया, मिट्टी का तेल डाला और एक कोने में आग लगा दी। मगर अल्लाह को कुछ और मंजूर था। वहीं पास की झोपड़ी में रहने वाला बूढ़ा फकीर बाबा सलीम जाग रहा था। उसने जलते हुए खेत को देखा और शोर मचा दिया, अग्नि, खेत में आग लग गई। गांव वाले दौड़े, आग बुझाई गई, मगर नुकसान हो चुका था। फसल जल चुकी थी। सुबह होते ही गांव के लोग गुलाम हसन के घर जमा हो गए। कुछ ने कहा, यह किसी का बदला है, कहीं ऐसा ना हो कि भाई ही दुश्मन निकले। गुलाम हसन ने सब्र से काम लिया। शकीला ने बाबा सलीम को बुलाया। बाबा, आपने क्या देखा? बाबा सलीम ने सबके सामने बयान दिया, मैंने शरीफ को देखा था खेत के पास, 2 और लोग भी थे। सारा गांव सन्न रह गया। गांव की पंचायत बुलाई गई। शरीफ को बुलाया गया। क्या तुमने अपने भाई की फसल जलाने की कोशिश की? सरपंच ने पूछा। शरीफ ने इनकार किया, मगर शकीला ने वो पुराना खत पेश कर दिया जिसमें जमीन की वसीयत दर्ज थी और बाबा सलीम की गवाही भी दी गई। शरीफ के पास कोई जवाब न रहा। गुलाम हसन ने खड़े होकर कहा, अगर मेरा भाई अपने किए पर शर्मिंदा है तो मैं उसे माफ करता हूं, मगर गांव के सामने सच जरूर आना चाहिए। शरीफ की आंखें झुक गईं। वो कुछ पल खामोश रहा और फिर फूट फूट कर रो पड़ा। भाईजान, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी नेकदिली का फायदा उठाया। उस दिन गांव में एक बड़ा सबक दिया गया। सरपंच ने कहा, असली ताकत जमीन नहीं, रिश्तों की हिफाजत है, और जो बीवी को बेवकूफ समझता है वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी अक्ल से महरूम होता है। गुलाम हसन ने
शकीला की तरफ देखा जो अब तक सिर झुकाए खड़ी थी। शकीला, आज तूने मेरा नाम बचाया, मेरी मेहनत, मेरी इज्जत और मेरा ईमान। अब मुझे यकीन है कि अल्लाह ने तुझे मेरी जिंदगी में भेजकर मुझे नेमत दी है। शकीला की आंखों से फिर आंसू बह निकले, मगर अब वो आंसू मजबूरी के नहीं, शुक्र और मोहब्बत के थे। शकीला के आंसू अब नरमी की नजर थे। उसकी आंखों से बहने वाला हर कतरा गवाही दे रहा था कि कभी कभी जिसको लोग बेवकूफ समझते हैं उसी के अंदर छुपा होता है सबसे बड़ा फहम, सबसे मुकद्दस जज्बा, मोहब्बत और खुलूस का। गांव की पंचायत तितर बितर हो गई थी। हर शख्स अपनी जुबान पर एक ही जुमला लिए वापस जा रहा था। गुलाम हसन और उसकी बीवी शकीला ने फिर से साबित किया कि सब्र, मोहब्बत और अल्लाह पर भरोसा किसी को गिरने नहीं देता। शरीफ जमीन पर सर झुकाए खड़ा रहा। गुलाम हसन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बस इतना कहा, चल घर चलें। शरीफ की आंखों से भी आंसू बह निकले, मगर अफसोस और शर्म के। उसे अपने किए का एहसास हो चुका था। जब तीनों घर पहुंचे, गुलाम हसन, शकीला और शरीफा, तो अंदर की फिजा बिल्कुल बदली हुई थी। शकीला ने किसी शिकवा शिकायत के बगैर चूल्हा जलाया, तंदूर गर्म किया और दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दी। गुलाम हसन ने शकीला से नजरें मिलाईं और कहा, तेरा शुक्रिया। अगर तू रात को बात न बताती तो मैं अपने सगे को पहचान भी ना पाता। शकीला ने बस इतना कहा, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया वो अल्लाह ने दिल में डाला। मैं तो अब भी वही बेवकूफ बीवी हूं। गुलाम हसन हंस पड़ा, मगर उस हंसी में अब फख्र भी था और मोहब्बत भी। शरीफ अब दिन दिन बदल रहा था। वो चुप रहता, नमाज पढ़ने लगा और खेत के कामों में मदद करता। मगर एक दिन उसने गुलाम हसन से कहा, भाईजान, मैं अब वापस शहर जाना चाहता हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं वहीं से अपनी जिंदगी फिर से शुरू करना चाहता हूं, मगर अब ईमानदारी से। गुलाम हसन ने इजाजत दी, लेकिन जाते वक्त उसे एक कुरान ए पाक का नुस्खा दिया और कहा, जब भी रास्ता भूलो इससे पूछ लेना, यह कभी गलत मशवरा नहीं देता। शरीफ ने कुरान को सीने से लगाया और कहा, अब्बा अम्मी की रूह भी यही चाहती होगी। आप दोनों ने मुझे माफ करके जता दिया कि इंसानियत क्या होती है। शरीफ के जाने के बाद जिंदगी में ठहराव आया। फसल फिर से उगाई थी। मौसम अब दरगुजर की तरह था, मगर अल्लाह अपने नेक बंदों को एक इम्तिहान से निकालता है तो दूसरा शुरू कर देता है। एक दिन गुलाम हसन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। खेत में हल चलाते वक्त उसे चक्कर आए और वो जमीन पर गिर पड़ा। शकीला दौड़ी, उसे घर लाया गया। हकीम बुलाया गया। हकीम ने जांच करके कहा, बुखार तेज है, बदन में ताकत नहीं और दिल पर भी असर हो सकता है। शकीला की जान हलक में आ गई। उसने गुलाम हसन के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखी। पूरी रात उसके पास बैठी रही। हर पल, हर लम्हा सिर्फ यही दुआ करती रही, या रब, अगर तूने मुझे इस मर्द से जुदा किया तो मेरी रूह से रोशनी चली जाएगी। वो चाहे मुझे बेवकूफ कहे, मगर मेरी दुआओं में सिर्फ उसका नाम है। रात के किसी हिस्से में जब सब कुछ खामोश था और सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, शकीला को एक आवाज सुनाई दी। शकीला। उसने चौंक कर देखा, गुलाम हसन की आंखें खुली थीं। मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? उसने धीमी आवाज में पूछा। शकीला ने उसकी पेशानी चूमी और कहा, आपको कुछ नहीं होगा। अल्लाह ने जो मेरी झोली में डाला है वो वापस नहीं लेगा। गुलाम हसन ने हल्के से मुस्कुराया, फिर आंखें बंद कर लीं। सुबह होते ही गुलाम हसन ने खुद कागज और कलम मंगवाया। शकीला, अगर मुझे कुछ हो गया तो इस जमीन का हकदार सिर्फ तू है। शकीला ने झट से उसका हाथ थाम लिया। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? जिंदगी का क्या भरोसा। मैंने अब जाना है कि मेरी सबसे बड़ी दौलत तू है। तू मेरी बीवी नहीं, मेरी रहनुमा है। शकीला की आंखों से अश्क बह निकले, मगर उसने वो कागज संभाल कर रख लिया। शायद इसी को किस्मत कहते हैं। चंद दिन में गुलाम हसन की तबीयत बेहतर हो गई। सब लोग कहते थे, शायद बीवी की मोहब्बत ने ही उसे जिंदगी दे दी। गांव की औरतें अब शकीला की मिसाल देती। वो जो बेवकूफ बीवी कहलाती थी, अब अकल की मूरत बन गई है। गुलाम हसन और शकीला ने अब एक नया काम शुरू किया। वो गांव के अनपढ़ और गरीब बच्चों को खेत के एक कोने में बैठाकर तालीम देने लगे। खुद भी कुरान पढ़ते और बच्चों को भी पढ़ाते। गांव का नाम रोशन होने लगा। एक दिन शहर से एक अफसर आया और पूछा, तुम्हारा नाम गुलाम हसन है? जी। सरकार की तरफ से तुम्हें ईमानदार किसान का अवार्ड मिलने वाला है। तुम्हारी मेहनत, दीनदारी और समाज सेवा की खबरें अब शहरों तक पहुंच चुकी हैं। गुलाम हसन ने मुस्कुराकर कहा,
मैं कुछ नहीं, अल्लाह की रहमत और मेरी बेवकूफ़ा बीवी की नीयत है सब। अगली सुबह जब शकीला ने आंखें खोली तो देखा कि गुलाम हसन बिस्तर पर बिल्कुल खामोश पड़ा है। उसके चेहरे पर सुकून था मगर सांस नहीं थी। उसके हाथ में तस्बीह थी और लब्बों पर मुस्कुराहट। गुलाम हसन, गुलाम हसन। शकीला की आवाज कांप उठी। वो उसके पास बैठ गई, उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। एक सर्द लहर उसके जिस्म से गुजर गई। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, उठो ना, देखो मैं रोऊंगी नहीं, मैं तो वही बेवकूफ बीवी हूं ना तुम्हारी। मगर अब अल्लाह का हुक्म आ चुका था। गांव की फिजा में सन्नाटा तारी हो गया। जिसने सुना दौड़कर आया। सबने एक ही बात कही। गुलाम हसन चला गया मगर पीछे नेकियों की मिसाल छोड़ गया। शकीला की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपने हाथों से अपने शौहर का जनाजा तैयार किया। जब मर्दों ने जनाजा उठाया तो वो बस यही कहती रही, या अल्लाह, तूने मुझसे जो अमानत ली है उसे अपने करम से जन्नतुल फिरदौस अता कर। जनाजे के बाद शकीला अकेली रह गई मगर उसने अपने आप को टूटने नहीं दिया। जिस जमीन को गुलाम हसन ने पसीने से सींचा था अब वो उसी को संवारने लगी। उसी छोटे स्कूल को चलाती रही जो उन्होंने गांव के बच्चों के लिए शुरू किया था। अब गांव में हर बच्चा उसे आपा कहकर बुलाता। मगर वो हर रात चुपके से अपने बिस्तर पर बैठती, कुरान खोलती और गुलाम हसन के लिए दुआ करती। या रब, मेरे शौहर को उस मुकाम पर बिठा जहां तेरा सबसे ज्यादा करम बरसता हो। सबक 1, असली अक्ल रुतबे में नहीं नियत में होती है। 2, बीवी को बेवकूफ समझने वाले अक्सर अपनी रहमतें गंवा बैठते हैं। 3, सब्र और दुआ हर साजिश को मात देती है। 4, नेकी और सादगी की जिंदगी ही आखिरत के लिए जखीरा है। 5वां, हर रिश्ता भरोसे पर चलता है, शक से नहीं। या अल्लाह, हमें गुलाम हसन जैसी मेहनत और ईमानदारी अता फरमा। हमें शकीला जैसी सब्र, वफा और दुआओं वाली बीवियां अता फरमा। हमारे रिश्तों में बरकत दे और हमारे दिलों में मोहब्बत और रहम पैदा फरमा। हमें उस राह पर चला जो तुझे पसंद हो और हमें दुनिया व आखिरत की भलाई अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो को लाइक मा करें ताकि हमें और हौसला मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर माश करें ताकि और लोग भी इस वाकया से सबक ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों को मिस न करें। कमेंट में बताइए कि इस वाकया ने आपको क्या सबक दिया। लॉग और आपको स्क्रीन पर हमारी वीडियो दिख रही होगी, उससे भी देखें और कुछ अच्छा सीखें। जल्दी मिलते हैं एक और नई इबरतनाक इस्लामिक कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।